नमस्ते। स्वागत है आपका इस फुल मून मेडिटेशन के लिए। हम कोई भी सेशन स्टार्ट करने से पहले इन्वोक करते हैं, प्रे करते हैं। सो उसी से शुरुआत करते हैं आज भी। अपने हाथों को नमस्ते मुद्रा में अपने हृदय के ऊपर रखें और आप जिस भगवान को मानते हो या जिस आपके कोई गुरु हो, आप उनका नाम ले सकते हैं या फिर आप मेरे साथ इस एक जनरल प्रेयर में पार्टिसिपेट करें। तो द सुप्रीम पर ब्रह्मन, तो गुरु रिम्पोचे, गुरु पद्म संभवा, मास्टर चुआ कोक्सुई, all the holy gurus, holy masters, और धर्म और संप्रदाय के गुरु, संत, सारे देवी देवता, सारे बुद्धा, बोधिसत्व, and to all the great ones, हम पूरे विनम्रता के साथ आपका आह्वान करते हैं। We thank you in full faith। तो कोई भी सेशन स्टार्ट करने से पहले हम बात करते हैं कि स्पेशली फुल मून जो होता है वो हम क्यों करते हैं। फुल मून के दिन माना जाता है कि बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी या फिर यू नो दैविक शक्ति कह लीजिए या डिवाइन एनर्जी कह लीजिए, अर्थ की तरफ एक डाउनपोर, एक बारिश की तरह, एक एक वाटरफॉल की तरह, झरने की तरह पोर हो रही होती है। वो एक मौका ऐसा है कि या तो आप उसका लाभ उठा सकते हैं या उससे नुकसान भी हो सकता है अगर आपको उसके बारे में पता ना हो। नुकसान का मतलब क्या हुआ कि जैसे कुछ लोग जो इस चीज को नहीं जानते, एंड ज्यादातर लोग पॉजिटिव नहीं सोचते या उनके अंदर बहुत सारे नेगेटिव क्वालिटीज भी हो सकती हैं कई बार, या गुस्सा, जेलसी या कुछ भी इस तरह की चीजें, राइट। तो जो ये एनर्जी जब आती है वो काम करती है फर्टिलाइजर की तरह, खाद की तरह, है ना। तो वो खाद जिस चीज पे पड़ती है वो उसको ग्रो करती है। तो अगर किसी के अंदर ज्यादा नेगेटिविटी भरी हुई है तो वो जो एनर्जी आई वो उस नेगेटिविटी को एनहेंस कर देगी। लेकिन अगर जिसको इस बारे में पता है कि अच्छा इस एनर्जी का मैं इस्तेमाल भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो वो ये सोचेंगे अच्छा ठीक है, अब क्योंकि एनर्जी ज्यादा है आज के दिन, तो क्यों ना मैं अपने अंदर की जो नकारात्मकता है या जो भी नेगेटिविटी है या जो मेरे नेगेटिव क्वालिटीज हैं, मैं उनको क्लीन करूं एंड उसी अच्छी एनर्जी को लेते हुए अपने अंदर की जो भी मेरी अच्छी चीजें हैं उनको एनहेंस करूं। तो ये एक अपॉर्चुनिटी हो गई। जो लोग इससे वाकिफ नहीं है या जिनको इसके बारे में पता नहीं है उनके लिए ये क्राइसिस हो जाता है कि अरे, जो कई बार ऐसा देखने में आया है कि फुल मून के दिन स्पेशली जो लोगों की नेगेटिव क्वालिटीज होती हैं वो ज्यादा एनहेंस हो जाती हैं। एनहेंस का मतलब सडनली उस दिन अगर किसी को मान लीजिए गुस्सा कभी कभी आता है, उस दिन काफी इरिटेबल होता है वो इंसान, या ज्यादा गुस्सा आता है, या
सडनली मान लीजिए अगर किसी की आदत है ज्यादा डिप्रेस रहने की या उदास रहने की, सडनली उस दिन और ज्यादा उदासी और उस तरह के इमोशंस को एक्सपीरियंस करता है। ये तो हो गया एक दृष्टिकोण। दूसरा, कि अगर ऐसा माना जाता है कि जैसे हमारे शरीर में, जैसे मेरा ये शरीर है, मेरे शरीर के अंदर बहुत सारे सेल्स हैं। तो जो भी सेल है, वैसे देखा जाए तो हर सेल अपने में एक सेल है, लेकिन जब वो जुड़ जाता है, जब वो इंटीग्रेट हो जाता है, तो वो मेरा एक पार्ट बन जाता है, राइट? एवरीथिंग इज टुगेदर। इसी प्रकार हम, ऑल ऑफ अस, जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं या और बाकी जितने भी जीव जंतु हैं, वो समझिए एक एक प्लेनेटरी बीइंग समझिए। जैसे हमारे लेवल में हम बोलते हैं कि मैं हूं, मेरे अंदर के सेल्स हैं। तो ऐसे अगर हम इमेजिन करें कि जो हमारी पृथ्वी है, अगर वो एक बहुत बड़ी जैसे हम किसी, मान लीजिए कोई देवी या देवता का रूप समझें, तो हम जितने भी इंसान हैं या जितने भी अदर जीव जंतु हैं, पक्षी हैं या जो भी हैं, वो उस बड़े देवी या देवता का पार्ट है। तो फुल मून के दिन ऐसा समझा जाता है कि वो जो एक प्लेनेटरी बीइंग है, वो बहुत डीप मेडिटेशन में एंटर करता है। और जब वो उस मेडिटेशन एंटर करता है तो ऑब्वियसली उसके सारे सेल, यानी कि हम, वो भी उसी स्टेट में एंटर कर जाते हैं। तो हमारी भी एनर्जी एलिवेट हो जाती है। तो अगर हम कॉन्शियसली जान के उस एनर्जी के साथ कनेक्ट करके, उसको टैप करके अगर हम मेडिटेट करते हैं, तो हमारा भी काफी एनर्जी चेंज होने के चांसेस रहते हैं। नहीं तो ठीक है, हर हर बार फुल मून आता है चला जाता है, एंड हम लोग जिस स्पीड से बढ़ रहे हैं, इवॉल्व हो रहे हैं, होते रहते हैं। लेकिन जब हम कॉन्शियसली हर बार अटेम्प्ट करते हैं कि हम उस एनर्जी के साथ कनेक्ट हो सकें, तो हमारा जो इवोल्यूशन है, जो हमारा प्रोग्रेस है, वो ऐसे ना जाके थोड़ा ऐसे हो जाता है, फास्टर हो जाता है। ठीक है। तो हम लोग हर फुल मून के दिन मेडिटेशन के पहले एक छोटे से टॉपिक पे भी बात करते हैं। तो आज का टॉपिक जो मैंने चूज किया है, उसका नाम है हाउ टू अवॉइड स्पिरिचुअल कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन तो सबने सुना होगा। जब खाना खाने के बाद अगले दिन जब पेट साफ नहीं होता है, राइट, तो उसको या और अगर वो कई दिन ऐसे कंटिन्यू कर जाए, तो उसको हम कॉन्स्टिपेशन कह देते हैं कि भाई पेट साफ नहीं हो रहा। और छोटे बड़े स्तर पे ये सबके साथ कभी ना कभी हुआ होगा कि पेट कॉन्स्टिपेटेड है। तो पहले तो कॉन्स्टिपेशन समझते हैं कि ये होता कैसे है फिजिकल, अपने फिजिकल बॉडी के साथ। तो जब हम खाना खाते हैं, तो बॉडी क्या करती है, जो भी हमने खाना खाया उससे उसके न्यूट्रिएंट्स को एक्सट्रैक्ट करके जो चीज बच जाती है, वो वेस्ट में चली जाती है ना? जो उससे उसका रस लेना है, जो भी न्यूट्रिएंट्स लेने हैं, जो मिनरल्स लेने हैं, जो भी लेना है, वो उससे खाने से लेके वो खाना बाकी जो बच जाता है वो वेस्ट हो जाता है। और जो वेस्ट है वो शरीर से निकल जाता है। जब वो नहीं निकलता, या फिर अगर शरीर खाने से वो न्यूट्रिएंट्स एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाता और जो पदार्थ बच गया शरीर के अंदर, जब वो नहीं निकलता, तो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, isn't it? तो ये तो हो गया फिजिकल बॉडी के हिसाब से। लेकिन अगर मैं इसको, इसी एग्जाम्पल को एक्सटेंड करूं हमारे अंदर, क्योंकि हमारा सिर्फ भौतिक शरीर नहीं है, हमारा इस भौतिक शरीर के साथ हमारा एक ऊर्जा शरीर है। ऊर्जा शरीर के बाहर एक अलग अलग कोश बोलते हैं इसको हम, है ना? तो ये हो गया हमारा स्थूल शरीर हो गया, जैसे कि उसके बाद हमारा आता है प्राणमय कोशा। हम्म? ऐसे ही हमारे और भी कोशास हैं, जैसे कि अ, मनोमय कोशा, ठीक है, आनंदमय कोशा, एंड सो ऑन। तो स्पिरिचुअल कॉन्स्टिपेशन क्या है, वो समझने के लिए हमको ये समझना होगा कि हमारे इस शरीर के अलावा हमारे जो बाकी के जो शरीर हैं, हम उसको क्या फीड कर रहे हैं, या उसके अंदर क्या स्टोर हो रहा है। तो लेट्स टेक अ स्टेप बैक।
ये बात तो सबको पता है, एटलीस्ट हिंदू धर्म में तो काफी क्लियरली इस बारे में बात हुई है कि मैं ये शरीर नहीं, मैं एक आत्मा हूँ। और ये आत्मा, और जैसे कि मैं हम सब आत्मा है, तो ये आत्मा कभी मरती नहीं, और ये बार बार किसी शरीर का रूप धारण करके वापस आती रहती है, राइट, लाइफ टाइम आफ्टर लाइफ टाइम। तो जब हम अलग अलग जन्मों के साइकिल में चलते रहते हैं, तो जाने अनजाने में बहुत सारे अच्छे कर्म भी करते हैं और बहुत सारे नेगेटिव कर्म भी करते हैं। तो ये जो नेगेटिव कर्मास हैं, ये हमारे बॉडी में, बॉडी के कई सारे, जैसा कि मैंने बताया कि हमारी कई सारी बॉडीज हैं, एक लेवल पे जाके एक परमानेंट, मान लीजिए एक एक बिग बॉडी समझिए, ठीक है, उसको हम कॉजल बॉडी बोलते हैं, कारण शरीर बोलते हैं। कारण शरीर के अंदर हमारा मेंटल बॉडी होता है, जिसके थ्रू हम सारे विचार सोचते हैं, या जिसमें भी हमने थॉट्स जनरेट किए हैं, आइडियाज जनरेट किए हैं, वो सब उस बॉडी में स्टोर होते हैं। फिर होता है हमारा इमोशनल बॉडी, इमोशंस, हैप्पीनेस, सैडनेस, डिप्रेशन, व्हाटएवर, सो मेनी इमोशंस जो हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, वो हमारे इमोशनल बॉडी में स्टोर होते हैं। और फिर उसके अंदर आता है हमारा जो ये ऊर्जा शरीर और भौतिक शरीर। तो ये जो कारण शरीर है, ये रिलेटिवली परमानेंट माना जाता है। तो ये जब हम लाइफ टाइम आफ्टर लाइफ टाइम आते जो हैं जाते हैं, वापस फिर आते हैं फिर जाते हैं, तो ओवर मेनी मेनी लाइफ टाइम्स हमारे जितने भी ये कर्म हैं, ये इसके अंदर, इस कारण शरीर के अंदर एक्यूमुलेट होने लगते हैं, जमा होने लगते हैं। और जमा भी होते हैं, और जब हम हर बार नया जन्म भी लेते हैं तो ये जो भी चीजें हमने स्टोर कर रखी हैं, कर्म हैं या हमारे थॉट्स हैं, इमोशंस हैं, जो भी चीजें हैं, जिस भी तरह की ये ऊर्जाएं हैं, एनर्जीज हैं, ये भी हमारे जन्म के साथ वापस आती है, स्पेशली जो ये कर्म है हमारे, ठीक है। तो जब हम ऐसा जीवन जीते हैं जिसमें हमने अपने विचारों के ऊपर ध्यान नहीं दिया, या अपने अपने इमोशंस के ऊपर ध्यान नहीं दिया, या हम अपने शब्दों के ऊपर ध्यान नहीं दिया, या अपने कर्म के ऊपर ध्यान नहीं दिया, हम किस तरह का काम कर रहे हैं, हम हर क्षण क्या कर रहे हैं, हम पॉजिटिव तरह से बिहेव कर रहे हैं या नेगेटिव रिएक्शन कर रहे हैं। तो जब हम ऐसे जीवन जीते हैं, जब हम उसको अनएग्जामिन रखते हैं, वी डोंट पे एनी अटेंशन टू इट, तो क्या होता है, तो हम जब लाइफ के एक्सपीरियंसेस जितने भी हैं, उससे हम उसकी नॉलेज एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते, उससे विजडम एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते, उससे हमारे लेसन्स एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते, या जो गुड क्वालिटीज हैं वो डेवलप नहीं कर पाते। तो क्या होता है, जो हमारी ऑरा है, वो इन सारे अनप्रोसेस्ड एक्सपीरियंसेस से फिल हो जाती है, ठीक है। तो मतलब डिसऑर्गेनाइज है ना, तो ये किसी काम की नहीं है। लेकिन जब आप अपने लेसन्स को एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर लेते हैं, देन जैसे कि आपका शरीर क्या करता है, खाने के बाद न्यूट्रिएंट्स एक्सट्रैक्ट करता है, और वो खाना फिर जो जो बच जाता है वो वेस्ट निकल जाता है। तो आपका जब वो खाना निकल जाता है, आपकी इंटेस्टाइन क्लीन हो जाती है, राइट। इसी तरह से जब आप आप कौन है, आप ये शरीर नहीं है, आप एक सोल है, आत्मा। इसका मतलब आपकी आत्मा ने, या आपने, फिलहाल अगर हम बात करें आत्मा की भी, इसको दो तरह से समझाया जा सकता है। एक होती है जीव आत्मा, जो आत्मा का एक पोर्शन जिसने शरीर धारण कर लिया, उसको बोलते हैं जीव आत्मा, इनकारनेटेड सोल। तो आत्मा यहां समझिए, इसको हम हायर सोल बोलते हैं, या आत्मा बोल लीजिए, और ये लोअर सोल समझ लीजिए, या फिर इनकारनेटेड सोल बोल लीजिए, या जीव आत्मा बोल लीजिए, ठीक है। तो जब आपने अपने लेसन को एक्सट्रैक्ट कर लिया, ठीक है, आपको जो क्वालिटीज डेवलप करनी थी बेस्ड ऑन आपके जो लाइफ के एक्सपीरियंसेस है, उसके बेस पे जब आपने वो एक्सट्रैक्ट कर लिया, तो क्या होगा, आपकी ऑरा विल बिकम क्लीन,
ऑरा मीन्स इन दिस सेंस, अगर हम बात करें तो हम एट द सोल लेवल बात कर सकते हैं, आत्मा के लेवल बात कर सकते हैं कि आपके आत्मा ने वो प्रोसेस कर दिया, इट स्टार्ट्स टू बिकम क्लीन। अदरवाइज क्या होगा, वो जमा होता चला जा रहा है, जमा होता चला जा रहा है, जमा होता चला जा रहा है, जमा होता चला, एवरीथिंग इज हेजी, इजंट इट? जैसे कार की विंडशील्ड होती है, अगर वो साफ ना हो तो हेजी होने लगता है, आपको रोड नहीं दिखती, isn't it? ऐसे ही जब ये सारे थॉट्स, इमोशंस, एनर्जीज, एक्सपीरियंसेस, नेगेटिव कर्मा, एवरीथिंग गेट्स एक्यूमुलेटेड, जमा होने लगता है, तो ये इट इज लाइक हैविंग अ डर्टी विंडशील्ड। इनफैक्ट मजे की बात तो ये है कि जब हम मृत्यु शैया पे होते हैं तो सोल एग्जैक्टली यही करता है, लेसन्स को एक्सट्रैक्ट करना। इसीलिए मृत्यु के पहले चाहे कोई भी हो, ऑल ऑफ अस विल हैव अ मोमेंट ऑफ कोमा, जिसको बोला जाता है। चाहे वो एक्सटर्नली जो लोग उसको बाहर से देख रहे हैं, जो लोग उसके रिलेटिव्स या कोई हो सकते हैं वो देख रहे हैं, हो सकता है वो कुछ सेकंड्स के लिए कोमा में गए हों, या कुछ घंटों के लिए, कुछ महीनों के लिए, कुछ सालों के लिए, हु नोस। लेकिन सोल के लिए वो एक क्षण ही होता है, और वो उस क्षण में अपनी एंटायर लाइफ टाइम को प्रोसेस कर रहा होता है, एक एक घटना को रिव्यू करता है, और रिव्यू करके उससे जो लेसन्स एक्सट्रैक्ट करने हैं वो एक्सट्रैक्ट करता है, और वो लेसन एक्सट्रैक्ट करने के बाद वो उस सोल का हिस्सा बन जाता है, वो लेसन्स, वो लर्निंग्स उसका हिस्सा बन जाता है। और शायद इसीलिए एक कारण, इसलिए आपने सुना होगा कि जैसे, या आपने महसूस किया होगा, या आप जानते हो इस बात को कि हमें अपना पिछला जन्म याद नहीं रहता। एक कारण ये है कि क्योंकि सोल ने ऑलरेडी वो लेसन्स को एक्सट्रैक्ट कर लिया है, इसलिए उसको अब पिछले एक्सपीरियंसेस याद रखने की जरूरत नहीं। जैसे आपने नींबू निचोड़ लिया, उसका रस मिल गया, अब आपको वो नींबू रखने की जरूरत नहीं है, आप उसको डिस्कार्ड कर देते हैं, फेंक देते हैं। उसी प्रकार जब सोल ने वो लेसन्स एक्सट्रैक्ट कर लिए, अब उसको प्रीवियस एक्सपीरियंसेस की जरूरत नहीं है। इसलिए दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि हमें अपना पिछला जन्म याद नहीं रहता। कोर्स वो अलग बात है कि सोल की अलग अलग तरीकों से अपना जन्म याद रखता है, पिछला जन्म, जिसके बारे में मैंने विस्तार से एक अपने ब्लॉग पोस्ट में लिखा था। बट एनीवे, कीपिंग दैट असाइड, मास्टर ने एक बार इनफैक्ट बोला भी था कि कुछ सोल्स जो हैं उनको कई कभी कभी 1000 या 2000 साल भी लग जाते हैं अपने लेसन्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। जो यंग सोल्स होते हैं, यंग सोल्स मतलब कि दे हैव नॉट इनकारनेटेड इनफ नंबर ऑफ टाइम्स येट, मतलब हो सकता है कि, मान लीजिए, हो सकता है 10 20 50 बार ही शरीर लिया हो उस आत्मा ने। तो ऐसे जो यंग सोल होते हैं ये बहुत जल्दी वापस आते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास ज्यादा लाइफ एक्सपीरियंसेस है ही नहीं, तो उनके पास प्रोसेस करने के लिए, एक्सट्रैक्ट करने के लिए ज्यादा कुछ होता ही नहीं है। तो इसलिए ऐसे सोल क्या करते हैं, जब वापस चले जाते हैं तो बहुत जल्दी, तो उनका ये जो आना और जाना काफी फास्ट होता है। लेकिन जो थोड़े से और ओल्डर सोल होते हैं वो थोड़े से प्रोफिशिएंट हो जाते हैं, थोड़े से और उनको समझ में आता है कि अच्छा मुझे लेसन एक्सट्रैक्ट करने हैं, कैसे करना है वो भी समझ में आ जाता है। तो कभी कभी इस तरह के जो सोल होते हैं उनको कभी कभी कुछ मे बी सम हंड्रेड्स ऑफ इयर्स, इट इज स्टिल लेस राइट, कहाँ 1000 2000 साल या ज्यादा भी हो सकता है, एज कम्पेयर टू दैट कुछ 100 200 400 साल, राइट, एक्सट्रैक्ट करने में टाइम लगता है, एंड देन दे कम बैक एंड दे इनकारनेट अगेन। लेकिन जो वेरी ओल्ड सोल होते हैं, they have become very proficient, oh, they know how to extract the lessons। तो ऐसा सोल भी क्या होता है, ऐसा सच एन ओल्ड सोल, मैच्योर सोल, वो भी बहुत जल्दी जल्दी जन्म लेते हैं, क्योंकि दे आर, एक जन्म का जो भी उनका एक्सपीरियंस हुआ, उन्होंने फटाफट उसका एक्सट्रैक्ट कर लिया एसेंस, लेसन्स।
ठीक है। और जब सारा एसेंस और लेसन उससे एक्सट्रैक्ट कर लिया, अब उसको फिर से कुछ नया एक्सपीरियंस चाहिए, तो फिर से फटाफट वापस आ जाते हैं, फिर से जन्म ले लेते हैं। तो ये बड़े मजे की बात है। और अगर ये ऐसा नहीं हो पाता तो दैट इज व्हाट वी आर कॉलिंग एज कॉन्स्टिपेशन, स्पिरिचुअली स्पीकिंग, है ना। इसीलिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक भी दी है मास्टर ने, और हम ये टेक्निक प्राणिक हीलिंग में भी सिखाते हैं, स्पेशली जो बेसिक कोर्स होता है उसमें, जिसको मास्टर ने बोला है इनर रिफ्लेक्शन फर्म रेजोल्यूशन। कि अपने अंतर को, हमारे अंदर क्या चल रहा है उसको रिफ्लेक्ट करना, क्योंकि जब तक हम रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे हम अवेयर नहीं होंगे। अवेयर नहीं होंगे तो कभी भी बदल नहीं पाएंगे, ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाएंगे। तो जब हम इनर रिफ्लेक्शन करते हैं एवरी डे विदाउट फेल, सोने के पहले या इमिडिएटली उठने के बाद, जब हमें ऐसी प्रैक्टिस एवरी डे करते हैं तो हमारी ऑरा बहुत क्लीन हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमने अपने डेली एक्सपीरियंस के, जो हमारे एक्सपीरियंस हुए उससे उसका लेसन एक्सट्रैक्ट कर लिया। एंड नॉट ओनली दैट, हम ये भी समझ पाते हैं कि किस तरह के बीज हमें नहीं बोने। व्हाट डू आई मीन बाय बीज, सीड्स। हम अगर एक फल को देखें, अगर हमारे पास आम का फल है, तो हमें पता है कि आम का फल तभी आया होगा जब आम का बीज बोया गया। करेक्ट। अगर मेरे पास निबोरी है तो मुझे ये भी पता है कि नीम का बीज ही बोया गया होगा, इसलिए निबोरी आई है। जब मैं एवरी डे इस चीज पे रिफ्लेक्ट कर सकता हूँ कि अच्छा, आज मेरे साथ क्या हुआ, किस तरह के एक्सपीरियंस हुए, किस तरह की घटनाएं घटी, अच्छी बुरी, प्लेजेंट अनप्लेजेंट। तो ये जो घटनाएं हमारे साथ होती हैं या जो भी हमारे साथ होता है, चाहे वो फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, चाहे वो हमारे प्रॉस्पेरिटी और सुख समृद्धि से रिलेटेड हो, या कुछ भी हो सकता है, तो अगर वो फ्रूट है तो इसका कोई सीड भी रहा होगा, isn't it? और अगर वो फ्रूट कड़वा है तो इसका मतलब सीड भी कड़वा रहा होगा या गलत सीड रहा होगा। तो अगर मुझे ये एक बात समझ में आ गई, क्या ये पॉसिबल है कि मैं, अगर मुझे मेरा फ्यूचर अच्छा चाहिए, खुश चाहिए, सुखी चाहिए, हेल्दी चाहिए, प्रॉस्पर चाहिए, अच्छे रिलेशनशिप चाहिए, अच्छे विचार चाहिए, तो उसकी शुरुआत कहाँ से होगी? मैं आज कौन से बीज बो रहा हूं वहां से। तो इसका मतलब द पावर टू क्रिएट द फ्यूचर इज इन माई हैंड्स। मुझे मेरा फ्यूचर क्रिएट करने की पावर मेरे हाथ में है, बाय चेंजिंग माई थॉट्स, माई इमोशंस, माई रेस्पॉन्स, माई वर्ड्स, माई एक्शंस। बस इसमें एक ही चीज ध्यान रखनी है, क्या हम ये दिन प्रतिदिन हर क्षण कर सकते हैं या नहीं। अगर कर सकते हैं तो वी कैन एंड वी विल क्रिएट आवर फ्यूचर। इसलिए प्रैक्टिस इट एवरी डे। हर रात सोने से पहले अपने दिन को रिफ्लेक्ट करें, उसको रिव्यू करें, और ये रिजोल्यूशन बनाएं कि मैं अगर अगर मेरे साथ ऐसा कोई फिर से नेगेटिव इवेंट हुआ तो मैं किस तरह से रेस्पॉन्ड करूंगा, या मैं, मेरे लिए इसमें कोई लेसन है क्या, कोई मेरे लिए कोई उसमें सीख है क्या, एंड सो ऑन। ठीक है। क्योंकि अगर आप ये काम कर पाए जब आप फिजिकल बॉडी में हैं, मृत्यु सबकी आनी है, जब हम मृत्यु शैया पे होंगे, बाय देन योर ऑरा इज ऑलरेडी क्लीन, यू हैव एक्सट्रैक्टेड द लेसन्स ऑलरेडी। जब ऐसा होता है तो इवन मृत्यु के समय भी हम बहुत जल्दी स्वर्ग की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि स्वर्ग और नरक भी हम ही क्रिएट करते हैं। अगर वही चीज हमें सीखनी पड़े मृत्यु के बाद और मृत्यु के जस्ट पहले, तो वो एफर्ट जो होता है वो काफी पेनफुल हो सकता है, नंबर वन। नंबर टू, आपका ये जीवन तो निकल गया,
अगर आपने अपने इस जीवन को अभी करेक्ट नहीं किया तो आपका ये पूरी जो अपॉर्चुनिटी है, ये चांस है, ये भी चली गई। अब तो अगले जन्म में ही आएगी अगर आप सिर्फ इसको मृत्यु शैया पे करते हैं। So much of time is wasted, isn't it? So why not do it today and avoid being spiritually constipated? ठीक है। तो आई होप कि दिस स्मॉल टॉक वाज हेल्पफुल, आपको कुछ सीखने को मिला हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस एंड वी विल नाउ meditate. Thank you.